आदरणीय दोस्त साहब सभी शांति से विराज जाएं और आपको ध्यान से सुनना है, हर एक पॉइंट को सुनना है। आदरणीय सांसद साहब, सबको जय जोहार, जय भीम, जय संविधान। सभी साथियों ने दिलो जान से जोश जुनून के साथ मेरा और हमारे साथ में पहुंचे हुए दरियावाद विधायक जी, हमारे यहाँ के स्थानीय प्रधान उदयलाल जी खटीक साहब और नीरज जी गुर्जर, धीरज जी के बड़े छोटे भाई, और साथ ही हमारे लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जी बोझ, चित्तौड़ से आए हुए गोपाल जी और समस्त पदाधिकारीगण, आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने दिलो जान से जो जुनून के साथ स्वागत किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। मंच पे विराजमान जो हमारे महापुरुष हैं, उनकी प्रतिमाएं हैं, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी और अबुआ दिसम अबुआ राज, जल जंगल जमीन के लिए आवाज उठाने वाले बिरसा मुंडा जी, साथ ही देवनारायण जी महाराज, एकलव्य जी, और विशेषकर राणा पूजा भील की प्रतिमा जो आज पहले से अपने लगा हुआ है, लेकिन राणा पूजा भील की जन्म जयंती पर जो पांच तारीख को चला गया कार्यक्रम, लेकिन कार्यक्रम का तारीख सेट नहीं होने की वजह से आज जो 7 तारीख को रखा है, और इस कार्यक्रम में आप सभी जो पहुंचे हुए हैं, आप सभी को मैं तहे दिल से पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। संचालक महोदय कह रहे थे कि राजकुमार जी की एक एक बात को सुनना है। ये भी कह रहे थे कि जनता आतुर है, और इस पंडाल में देख रहा हूं मैं बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, माताएं बहनें, नारी शक्ति, सभी इंतजार कर रहे हैं कि राजकुमार जी क्या बोलेंगे। और आप कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे विचारों को आप सुनते होंगे। मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता, बांसवाड़ा डूंगरपुर ने मुझे सांसद बनाया। इससे पहले 2 बार 84 की जनता ने मुझे विधायक बनाया, और मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे पूरे देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, पूरे देश के युवाओं की आवाज बनने का अवसर मिला। और मैं प्रयास करता हूं हमारे देश के हित में, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के हित में, और जहां अत्याचार शोषण होता है वहां उनके जिन पे हो रहा है उनके हित में, उनके साथ खड़े रह के हम लोग आवाज उठाते। लेकिन मैं आज 2-4 बातें थोड़ी थोड़ी कड़वी कहना चाहूंगा, जो पूर्व वक्ताओं ने भी कहा। मैं जैसे गाड़ी से उतरा और सबसे पहले मैंने 2-4 साथियों को डांटना शुरू किया। नेता क्या करते हैं, मीठी मीठी बातें बोलते हैं। मैं जैसे उतरा मैंने 2-4 साथियों को, कई साथियों को डांटा, और इसलिए डांटा कि मुझे अनुशासन नजर नहीं आया। चलना, बैठना, बोलना, ये व्यक्ति को आना जरूरी है। और जब तक आप अनुशासित नहीं रह पाओगे, अनुशासन नहीं सीखोगे, ना आपका परिवार चला सकते हो, ना आपका समाज चला सकते हो, ना आपका घर चला सकते हो। अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो आप एक अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान होने का परिचय नहीं हो। भील होने की तो बात की बात है। आदिवासी इस देश का मूल मालिक होने की तो बात की बात आएगी, लेकिन आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो आप अच्छा एक इंसान नहीं बन सकते। आप अनुशासित नहीं हो तो आपका परिवार नहीं चला सकते हो आज। और हम समाज चलाने की बात कर रहे हैं तो फिर हमको खुद से पहले अनुशासित होना पड़ेगा। मैं देख रहा था हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, भाई हुड़दम इधर इधर छोटे बच्चे कहां जाएंगे। मैं देख रहा था कि स्वागत के लिए माताएं बहनें भी होगी खड़ी थी साइड में, बड़ा बुजुर्ग भी था।
और युवा साथी धक्का मुक्की करे, वो उस समय बड़ा बुजुर्ग इन महिलाओं के साथ क्या होगा। अभी हुआ और मेरी बात को आपको बुरा मानना है और उसको गांठ बांधना है और आने वाले समय में अपने खुद के जीवन में इसको उतारना है और सुधार करना है, तो ही मैं मानूंगा कि हाँ बिल्कुल भीलवाड़ा के अंदर, हमारे भील समाज के युवाओं के अंदर अनुशासन है, एकता है। और जब तक अनुशासन एकता नहीं आएगी आप लड़ नहीं पाओगे। आज हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बलराज भील का इतिहास जिसका नामकरण भीलवाड़ा हुआ, भीलों का वाड़ा के नाम से। और इस मेवाड़ या वागड़ या भील प्रदेश की बात करें तो यहां का जो इतिहास उठा के देखते हैं तो अधिकतर जगह भील समुदाय का नेतृत्व रहा है, राजा रहे। और राजा का अर्थ आज क्या हो गया है, जो बड़ा है, बड़ा मतलब 10 फीट नहीं, 12 फीट का नहीं, जो तानाशाही कर रहा है, जो सत्ता में बैठा हुआ है, या जिसके पास ज्यादा पैसा है या सबको डराता है, वो आज के समय में, आज के नजरिए से वो ताकतवर है, उसको राजा मानते। राजा का अर्थ हमारे पूर्व साथी ने बताया भी सही, राजा का अर्थ सबके सबको समानता की दृष्टि से देखे, सबके साथ न्याय करे, वो राजा का अर्थ हुआ करता था आजादी से पहले, जब भीलों का राज हुआ करता था। जब भील समुदाय से राजा हुआ करते थे, सबको समान दृष्टि से देखते थे, खुद का भाई भी किसी आम जनता के साथ गलत करता तो उसको भी सजा देते थे। यह अर्थ था राजा का। लेकिन होता क्या है, कुछ लोगों ने अपने आप को सुपर मान लिया, और जो मानते हैं उनको कहना चाहूंगा, आज जो सुपरिटी है वो भील समुदाय होता नहीं होता तो नहीं होती। देश के इतिहास में पढ़ाया जाता है, जब मुगल काल आया और मुगल काल के दौरान अकबर का जो काल आया, और अकबर ने पूरे देश के राजाओं को अपने अधीन किया, हराया, और अधिकतर पूरे देश के राजा अकबर की जाके गोद में बैठ गए या पैरों में पड़ गए। लेकिन इतिहास में पढ़ाया जाता है कि पूरे देश में एकमात्र ऐसा राजा था जिन्होंने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो नाम आता है महाराणा प्रताप का। और महाराणा प्रताप का नाम आता है, हमें सबको गर्व है इस बात का, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई यह है कि महाराणा प्रताप के साथ कौन सी सेना थी, महाराणा प्रताप के साथ कौन से ऐसे हथियार थे जो पूरे देश के राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं की। महाराणा प्रताप के साथ भीलों की सेना थी, और वो तनका वाली नहीं, वचन वाली सेना थी, जबान वाली सेना थी। कौन सी सेना थी? भीलों की सेना थी। ये बात भी ठीक है, लेकिन वो तनका वाली नहीं थी। वो कौन सी थी? वचन वाली थी, जबान वाली थी। जबान दिया था, और जबान के सामने लाखों करोड़ों रुपया भी फेल रहता है। दूसरे राजाओं के साथ में तनका वाली सेना थी। कौन सी थी? सैलरी बेस पे तनका वाली। और इतिहास उठा के देख लो, वही राजा युद्ध लड़ा जीते हैं जिनके साथ जबान वाली, स्वाभिमान वाली राजा मतलब सेना हुआ करती थी। अगर उसका इतिहास उठा के देखें, महाराणा प्रताप का, उदय सिंह जी का, उससे पहले का, गोहिल वंश, जब ये ईडर से राणा सांगा को ईडर में जब युद्ध हुआ, तो कहा जाता है इतिहास में 600-700 ईस्वी के आसपास महाराणा सांगा 3 साल की आज की उम्र थी, मतलब 3 साल के आसपास की उम्र थी, मतलब 3 साल का छोटा बच्चा थे। और दला भील और 2 भील और थे। ये भील ईडर से इधर गोगुंद, इधर जाडोल फलासिया, वहां से सलुम्बर, वहां से बड़े होने के बाद चित्तौड़ पे उन्होंने
उस समय जो तात्कालीन चित्रों पे जिसका राज था, वो उस समय राणा सांगा को आगे करके वो युद्ध जीता। तो रजवाड़ी राज या फिर राजपूतों का राज या राणा सांगा या महाराणा प्रताप का इतिहास उठा के देख ले, अगर भील नहीं होते तो महाराणा सांगा को ईडर से नहीं ला पाते 3 साल के बच्चे को, और महाराणा सांगा नहीं होते तो महाराणा प्रताप का इतिहास नहीं होता। हमें गर्व है, हमने साथ दिया, और आज भी आदिवासी समुदाय किसी गांव में भी छोटी मोटी बात होगी, सच्चाई की बात होगी, वो साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आज उस आदिवासी समाज के साथ तौहीनता की दृष्टि से, शोषण की दृष्टि से, छुआछूत की दृष्टि से अगर देखते हैं तो उनको अपना इतिहास समझना पड़ेगा। आदिवासी समुदाय ने हर समाज के साथ प्रेम भावना, और आज हम पढ़ते हैं कि बसों के पीछे, रोडवेज के पीछे अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का अर्थ क्या होता है? और मोदी जी भी जब विदेश में जाते हैं तो क्या कहते हैं वहां विदेश वाले, कि ये उस महान देश से आए हैं जिस महान में अतिथि देवो भव, मतलब क्या कहा जाता है? भगवान, मेहमान है वो भगवान बराबर। हाँ, वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। वो बप्पा रावल थे, बप्पा रावल के वंशज राणा सांगा थे। जब ईडर से लाए 600-700 ईस्वी के समय, तो वो उस समय जो स्थिति बनी थी उसको भाई ने थोड़ा कर दिया। मैं जो कहना चाह रहा था, अतिथि देवो भव मतलब मेहमान भगवान के बराबर होता है। ये भारत देश की संस्कृति है, और भारत देश की संस्कृति की बात करें तो ये संस्कृति आज भी आदिवासी समाज में जिंदा है। आदिवासी समाज के भील समुदाय के अंदर आधी रात को या दिन में चले जाओ, अनजान व्यक्ति चले जाएगा किसी के घर पे, तो बिठाएंगे, कहेंगे कोई मेहमान आए हैं, पामण आप जाए कहेंगे, बिठा के पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, फिर पूछेंगे कि आपको पहचाना नहीं, थोड़ा परिचय बता दो आपका, ये पूछेंगे। और बाजार में जाएंगे, बड़े बड़े मकान वाले होंगे, इनको जाके अगर कोई कहेगा, कोई आदमी चला गया तो पहले पूछेगा कौन है भाई, पानी नहीं पिलाएगा, कौन है भाई, क्या काम है, ये पूछेंगे। समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, चले जाओ, यहां से कोई लेना देना नहीं है, ये कहेंगे बाजार में। लेकिन आदिवासी समाज में 2 वक्त की रोटी खाने की जगह मतलब जुगाड़ नहीं है, लेकिन कोई आया है तो बिठा के पानी चाय पिलाएंगे पहले, फिर पूछेंगे कौन है। ये है अतिथि देवो भव, जिसकी पहचान विश्व लेवल पे जाती है, जिस स्लोगन को विश्व लेवल पे कहा जाता है। तो साथियों, नीरज जी ने कहा था, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि मैं समुदाय इस कार्यक्रम को लेके, यहाँ के कुछ विकास को लेके आर्थिक मदद करूंगा। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं उस बात के लिए, लेकिन इसमें मैं जोड़ देता हूं कि इस समाज को कभी पैसे नहीं देने, इनको संसाधन देने। इस समाज को कभी पैसे नहीं देने हैं, संसाधन देना है। और आपसे अनुरोध है कि मेन हाईवे से राणा पूजा की जो बीच के जो खड्डा है, उस खड्डे को भर देना और आसपास का विकास आपको करा देना है। वहां पर समतल करवा देना है, जो खड्डा है वह ट्रैक्टर जैसे भी लाके आपके पास सब होगा, उसको समतल करके उसको भर देना है, और आसपास थोड़ी बाउंड्री करके पौधे लगा देने हैं। 1 लाख रुपया गायब हो जाएगा, लेकिन वो पौधा कभी गायब नहीं होगा। इस समाज का भी अमर रहेगा और आपका भी नाम रोशन रहेगा, अमर रहेगा आने वाले समय में। बराबर है क्या? हमारे एक छोटी बच्ची सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही थी, इसको भी करना है सांस्कृतिक कार्यक्रम, लेकिन सामाजिक कार्यक्रम में कोई भी बच्ची कल्चर नृत्य करती है तो मंच पे कभी कोई पैसा नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, उसको संसाधन दो। अगर आर्थिक मदद भी करनी है तो बाद में अलग से दे देना, क्योंकि आदिवासी समाज की संस्कृति का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, खुशियां बांटना है, खुशियां बिखेरना है, अपने कल्चर को जिंदा रखना है। तो आगे से कभी भी कोई भी हमारी बहन बेटी नृत्य करती है तो उसको पैसा नहीं देना है मंच पे, उसको संसाधन देने हैं, उसको हौसला देना है, उसके भविष्य निर्माण में आपको जहां जरूरत पड़े वहां जो भी आर्थिक हो वो अलग तरह से करना है।
लेकिन मंच पे नहीं करना है। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति पैसा कमाना नहीं। और आदिवासी समुदाय ने पहले धन पूछते थे, आज दिवाली के बाद धनतेरस आती है। धनतेरस आती है क्या? तो पहले धन किसको मानते थे? अनाज को, बैल को, गाय को, भैंस को, बकरियों को, वो धन था। और पहले धनतेरस के समय अनाज को ही पूछते थे, और आज अनाज को नहीं, पैसों को रखते हैं वहां। और जिस दिन से हमने धन का अर्थ अनाज, संपत्ति वो थी, जमीन थी, वो धन था। धरती माँ को पूछते थे, उसको भूल के हम नोटों को पूजना लग गए, तो हम सब रोडों पे आ गए हैं आज। ये वो कहते हैं राजा थे, राजा से रंग कैसे बने? रंग ऐसे ही बने। कोई भी पार्टी होगी, कोई भी नेता होगा, अगर आप आपकी आदत नहीं सुधारोगे, कोई भला नहीं करेगा। आपने आपकी आदतें नहीं सुधारी तो कोई भी पार्टी होगी, कोई भी नेता होगा, वो भला नहीं करेगा। हमें चुनाव के अंदर जब भी कोई बात आती है, जैसे आज मुझे आपने पकड़ाया है, आप किसी पार्टी में, और मैं आज यहां से कहना चाहूंगा कि भारत आदिवासी पार्टी से सांसद हूं मैं, हमारे पदाधिकारी हैं, लेकिन हमारे इस क्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमें एक सामाजिक क्रांति लाने के उद्देश्य से आए हैं। यहां से मेरे को चुनाव लड़ना है, किसी और को चुनाव लड़ना, उस उद्देश्य से नहीं आए। सामाजिक क्रांति आए, सामाजिक परिवर्तन आए, इसलिए आए। तो आप किसी भी पार्टी में रहो, कहीं भी जाओ, लेकिन आपके अंदर सोच समझ विवेक होना चाहिए कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपका आरक्षण खत्म कर रहा है, कौन आपकी जमीनें छीन रहा है, कौन आपका अस्तित्व खत्म कर रहा है, ये जानने की जरूरत है। और देख रहे हो आज देश में क्या हो रहा है। पहले आपको भीलवाड़ा के अंदर जमीन मिली, जो भी तत्कालीन नेता हो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन ये सरकार आने के बाद आपकी जमीन छीनने का काम कर रही है। आदिवासियों के वोट चाहिए, दलितों के वोट चाहिए, लेकिन उनको अधिकार देने की बात आती है तो जब चुप हो जाते हैं ये लोग। हमें अधिकार मांगना है। चुनाव के वक्त छोटी मोटी पोटली नहीं मांगनी है। जो पीने वाला होगा वो हथेली पीता होगा कि नहीं पीता होगा। हो सकता है आज भी लगाड़ी नाम जुएगा, थोड़ा आज भी लगा के आए होगा लगाने वाला तो। लेकिन वोट के वक्त वो चलो ठीक है, चलता होगा, थकान उतारने के लिए जो भी करो करते रहना, लेकिन हमें हमारे गांव की मुख्य समस्या, हमारा आरक्षण और वर्गीकरण की जो बात आती है, कुछ लोग मेरे पे कहते हैं कि राजकुमार रोध वर्गीकरण का विरोधी है, ऐसा आरोप लगाते हैं। मैंने कहा था वर्गीकरण होना चाहिए, लेकिन वर्गीकरण से पहले शुद्धिकरण होना चाहिए, क्योंकि इन नेताओं ने बिखेर दिया है आपस में, लड़ाने की पॉलिसी अपनाई जा रही है। आज मेरे पास जो डिमांड आई है कि यहां पर जो विद्युत कनेक्शन होते हैं, और विद्युत कनेक्शन में एसटी के लिए कोई प्रावधान नहीं, इस बात को पिछली बार मैंने गवर्नमेंट में रखा था, और हम प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ पर जो साथी धीरज जी भी है, प्रधान जी भी है, हम आसीन वाले प्रधान जी है, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि इस बात को आने वाले समय में उठाएंगे। हमारे विधायक जी को भी हम कहेंगे विधानसभा में इस बात को रखें। छात्रावास के लिए जो भूमि थी उसको लिए बिल्कुल इस बात को मैंने रखा है, आगे भी इसको करवाने का प्रयास करेंगे। और आप डट के रहे, वो जमीन अपनी है और लेनी है, वो जमीन अपनी है और लेनी है। और आदिवासी समुदाय को पट्टे नहीं मिले इस क्षेत्र में। जो भाई यहां से सालों से रह रहा है और आज पट्टा नहीं मिला है, और सरकार आके कह रही है आप तो अतिक्रमण कर रहे हो, ये हाईवे निकला, कहीं घर गए, मुआवजा नहीं मिला। हमें अभियान चलाना है पूरे भीलवाड़ा के अंदर, और जो भी समझदार भाई है उनसे अनुरोध है, पूरे भीलवाड़ा के अंदर गांव वाइज लिस्ट बढ़ाओ, कितने परिवारों के पट्टे नहीं मिले हैं, और लिस्ट बढ़ाने के बाद चुनाव से पहले हमारा अभियान रहेगा, हमें पट्टे नहीं तो पार्टियों को वोट नहीं, ये अभियान चलाएंगे आने वाले समय में। इनको वोट चाहिए, लेकिन जमीन का पट्टा, मालिकाना हक हमें नहीं देना है। हमारे कुछ भाई बैठे हुए, मैंने नजर पड़ गई अभी, मंदिर के मामले में मुकदमा कर दिया, आके लड़ाई झगड़ा कर दिया। जब वोट चाहिए तो कहते हैं हिंदू है, और जब जमीन की बात आती है, अधिकार की बात आती है, तब कहते हैं नहीं ये तो ओबीसी है,
नहीं ये तो एससी है, दलित है, ये आदिवासी है। मैं आपको भी कहता हूं, मुझे पता है हो सकता है कोई आपके लिए समझौते के लिए भी आएंगे, दबाव भी बढ़ाएंगे, लालच भी देंगे, लेकिन ध्यान रखना, अस्तित्व के लिए लड़ना है, स्वाभिमान के लिए लड़ना है, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ना है, तो आपको किसी से समझौता नहीं करना है। और समझौता करोगे आज आप सुखी प्राप्त हो जाओगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी की वही आदत हो जाएगी, समझौता समझौता समझौता। मेघवाल समाजवाद पूजा पाठ करता आ रहा है। ऐसी विचारधारा कौन सी है जो कहती है कि आदिवासी दलित पिछड़ा मंदिरों के अंदर या पूजा पाठ नहीं कर सकती? आदिवासी दलितों की बात करें और धर्म की बात करें तो आदिवासी धर्म पूर्वी समाज, जो धर्म का निर्माण ही नहीं हुआ था इससे पहले, आदिवासी दलित तो अपने कुल देवताओं को पूजते आ रहे। तो साथियों, मेरा अंतिम सुझाव है आपसे, हम कह रहे हमको लड़ना है, तो किससे लड़ना है? हम कह रहे हमें राणा पूजा भील बनना है, तो राणा पूजा भील तो तीर कमान से, तलवार से लड़ते थे, गुरिल्ला युद्ध से लड़ते थे। अब जंगल भी नहीं रहे तो गुरिल्ला युद्ध कहां अपनाओगे? दिख जाएगा कौन कहां किधर से आ रहा है। लड़ना जरूर है, लड़ने का तरीका बदलना है। आजादी से पहले हमारे पूर्वज तीर कमान हथियारों से लड़ा करते थे, और सामने वाली सेना भी तीर कमान या बंदूक या तोपों के साथ आती थी, तो हम उनको हरा देते थे। और आजादी के बाद, मतलब आजादी से पहले जो भी आक्रमणकारी, जो भी अत्याचार शोषण करने वाला आया, वो किससे हमला करता था? हम पे तीर कमान या गोला बारूद से हम पे हमला करता था। और आजादी के बाद हम पे हमला कैसे हो रहा है? कलम और कागज से हम पे हमला हो रहा है। आजादी से पहले हथियारों से हमला होता था, अत्याचार होता था, शोषण होता था, और आज कलम कागज से अत्याचार शोषण हो रहा है। तो जो हथियारों से होता था तो एहसास होता था, दर्द होता था, और पता चलता था कि अत्याचार हो रहा है, और आज कलम कागज में हो रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है मेरे भाइयों को। तो अत्याचार हो रहा है वो भी एहसास नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि आपको कम से कम एहसास तो हुआ कि हमारे साथ गलत हो रहा है। कई ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो एहसास ही नहीं है। ऐसे भी कई भाई सोए हुए हैं, और इसलिए हम कई बार कहते हैं कि हमारा समाज किसी बाड़े में गुलाम होता, किसी बाड़े में बंद कर दिया होता, तो हम बाड़ा तोड़ के, दरवाजा तोड़ के उसको निकाल के ले आते। लेकिन हमारा समाज आज बाड़े में बंद नहीं है, रस्सी से बंधा हुआ नहीं है, दिमाग से बंधा हुआ है। दिमाग से, किसी ने दिमाग से बांध रखा है, मानसिक रूप से विकलांग कर रखा है, और मानसिक रूप से विकलांग कर रखा है, उसको हम समझाने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो वो हमसे ही लड़ने आता है। झालावाड़ में हुआ था, आपने देखा होगा। हम कहते हैं इसलिए कि कई शरीर से विकलांग है, पैर से विकलांग है, जिसका इलाज करा सकते हैं, लेकिन दिमाग से विकलांग हो गया, इसका इलाज नहीं है। शरीर से मेरा भाई विकलांग है तो दिखता है कि मेरा भाई ये शरीर से थोड़ा विकलांग है, लेकिन यहां से विकलांग है तो पता ही नहीं चलता कि विकलांग है कि नहीं अंदर। और यही हो रहा है आज। आदिवासी को दिमागों से कमजोर किया, दलितों को दिमाग से कमजोर किया, आपके ऊपर दूसरी विचारधारा थोपी, आपके महापुरुष तो छीन लिए, उनका इतिहास दबा दिया, दूसरे महापुरुष पकड़ा दिए, आपकी संस्कृति छीन ली, दूसरी संस्कृति पकड़ा दी। अंतिम में आप सभी से ये अनुरोध है, शिक्षित बनना है, एक रोटी दो रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना। बच्चों को पढ़ाना एक ही उद्धार है। और मैं जानना चाहूंगा, यहाँ जो पंडाल में बैठे हुए हैं, विशेषकर भील समाज के जो साथी हैं, हाथ खड़ा करके बताओ कि कितने के परिवार से नौकरी कर रहे हैं या रिश्तेदारी में नौकरी कर रहे हैं। बहुत गिने चुने हैं। उसका दो कारण है, तो रिजर्वेशन का लाभ भी ढंग से नहीं मिला, और जो वर्गीकरण की बात है, हमने कह दिया है क्षेत्रीय आधार पे वर्गीकरण होना चाहिए, ताकि ये आपस में लड़ाने का काम नहीं हो। और पढ़ाई पे ध्यान देना है आपको, जमीनें नहीं बेचनी है, दारू शराब नहीं पीना है, तो ही हमारा उद्धार हो पाएगा। और आज जो राजा से रंग बन गए हैं, वापस हमसे रंग से राजा बनना है, तो हमें उस चीज को त्यागना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। पता नहीं भाई ने कोई चिट्ठी दी है, अब चिट्ठी में क्या है? एक ये शंभूगढ़ थाने का कोई मामला है, 2 माह हो गए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। तो बिल्कुल मैं भी बात करूंगा और अपने स्थानीय जो प्रधान जी हैं उनसे भी कहूंगा कि क्या है उसका पता कराएं, और जब जरूरत पड़ेगी, ज्यादा मामला बढ़ता है तो सड़क पे आंदोलन करेंगे, सदन में आवाज उठाएंगे। अन्याय के खिलाफ लड़ना है और लड़ के जितना है, न्याय दिलाना है। इनको सबको, जो शोषणकारी लोग हैं उनको एहसास कराना है, एसी पार्टी वालों को भी एहसास कराना है जो आपकी भीलवाड़ा में जमीन मिली है लेकिन जमीन नहीं देना चाह रही है। इन सबको एहसास कराना है आने वाले समय में। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय भीम।